कैसे हो आप लोग। आप सभी का टारगेट इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज को आगे लेकर। आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारी सीरीज सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं और हम आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी 5000 क्वेश्चन सीरीज आगे। और सबसे पहले 5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो वो एक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुए हैं तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 की घटना थी कि हसन गंगू ने एक दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और स्वतंत्र राज्य क्या था? बहमनी। और स्वतंत्र राज्य था बहमनी, जिसकी राजधानी हसन गंगू ने बनाई थी गुलबर्गा। गुलबर्गा। तो हसन गंगू की बात करते हैं। जैसे हसन गंगू बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो इसने अपना नाम चेंज किया था। इसने अपना नाम रखा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आपको ये नाम याद रखना है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू बहमनी राज्य गद्दी पर बैठा था और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। एक नाम आता है इसी से संबंधित शिहाबुद्दीन। ये नाम भी आपको याद रखना है, शिहाबुद्दीन। बहमनी राज्य का एक शासक था शिहाबुद्दीन। और शिहाबुद्दीन ने क्या किया था, जो राजधानी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा से राजधानी समाप्त करके बिदर को राजधानी बनाया था। याद रखना है, बिदर। तो दूसरी राजधानी क्या बनी थी इनकी? बिदर पहले बनाई गई थी गुलबर्गा और फिर बनाई गई थी शिहाबुद्दीन द्वारा बिदर। और बिदर को एक नाम दिया गया था मुमदाबाद। यदि बात करते हैं जो बहमनी राज्य था, इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, तो बहमनी राज्य का जो अंतिम शासक था कलीम उल्लाह। कौन था? कलीम उल्लाह था। और कलीम उल्लाह की जैसे मृत्यु होती है, कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य से 5 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होता है। कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद जो बहमनी राजवंश का अंतिम शासक होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ता है। 5 स्वतंत्र राज्य बनते हैं। तो ये आपको पांचों के पांचों नाम होने चाहिए कि कौन कौन से राज्य बहमनी से बनते हैं। तो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और लास्ट का जो 5वां होता है वो होता है बिदर। तो इस तरीके से जैसे अंतिम शासक की मृत्यु होती है कलीमुल्लाह, तो बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है, 5 राज्य निर्माण होता है। और ये राज्य दक्षिण भारत में होता है। जब मैप ड्रॉ करें तो इस राज्य का निर्माण यहाँ पे था बहमनी राज्य। और इससे बनते हैं 5 स्वतंत्र राज्य। तो हमारा क्वेश्चन था बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। तो सही आंसर क्या है? गुलबर्गा। और इससे संबंधित जो बहमनी राज्य से संबंधित फैक्ट थे मैंने आपको करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पवन के दाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर विचलित जाती है, क्या कारण है? चलो पहले डिटेल से देखते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी पर एक बल उत्पन्न होता है जो बल पवनों की दिशा को मोड़ता है, जिसको बोलते हैं हम कोरियोलिस बल।
तो इस कोरियोलिस बल के जो उत्पन्न होता है बल जो पवनों की दिशा को मोड़ने का कार्य करता है, ये किससे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। जैसे क्या है, भूमध्य रेखा है जो भूमि को बीचों बीच डिवाइड करती है, और इसके उत्तर में क्या है? उत्तरी गोलार्ध। मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूँ इस टॉपिक को। और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा के। बात करते हैं कि इस बल के कारण जो पृथ्वी घूर्णन से उत्पन्न होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा किस ओर होती है? तो आपका आंसर होगा दाईं ओर। तो पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो इस बल के कारण बाईं ओर मुड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। यदि बात करते हैं कोरियोलिस बल का मान कहाँ पर सबसे कम न्यूनतम देखने को मिलता है, तो सबसे कम कोरियोलिस बल प्रभाव का मान कहाँ देखने को मिलता है? भूमध्य रेखा पर। और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है कोरियोलिस बल प्रभाव का मान कहाँ पर मिलता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है कोरियोलिस बल प्रभाव जो पवनों दिशा को मोड़ने का कार्य करता है। बल किससे उत्पन्न होता है? पृथ्वी घूर्णन से उत्पन्न होता है। याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ जाती है। भूमध्य रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते, ध्रुवों पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सही आंसर क्या होगा? दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन क्या का कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो जो धातु का तार होता है, धातु के तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है वो धातु सबसे अच्छी क्या होती है? चालक होती है। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है वो धातु क्या होती है? सर्वाधिक चालक होती है, सबसे अच्छी चालक होती है। तो देखने को मिलता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस धातु में सर्वाधिक होती है? चांदी में। तो चांदी क्या है? विद्युत की सबसे अच्छी चालक है धातु है। चांदी के बाद यदि बात करें तांबा, और तांबे की यदि बात करें एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से ये तीन सर्वाधिक चालक धातु है। और चालन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा एक है। राज्यसभा क्या है उस चीज़ के बारे में दिया गया है। और ऑप्शन है स्थायी सदन, अस्थायी सदन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, बिना स्पीकर वाला सदन। तो देखते हैं, पहले इसके डिस्क्रिप्टिव रूप देखते हैं और फिर इसको देखें क्या आंसर होगा। देखो जो 1935 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान निर्माण हुआ, और इसी द्विसदनात्मक व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया? संसद का नाम दिया। और जो संसद है हमारी प्रेजेंट में, उसमें कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक तो लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। संविधान में यदि आर्टिकल की बात करते हैं तो 81 में तो लोकसभा है और 80 में क्या है? राज्यसभा है। तो लोकसभा जो है इसको निम्न सदन कहा जाता है। कई बार इनके उपनाम भी आते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इसको प्रथम सदन बोलते हैं। इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। यदि बात करते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ तो राज्यसभा को किस नाम से जाना गया था? तो आपके याद होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स
देखो जब संविधान लागू हुआ तो राज्यसभा को एक नाम दिया गया था संविधान में, काउंसिल ऑफ स्टेट से। और एक काउंसिल ऑफ स्टेट जो नाम चला था 1954 तक चला था। 1954 के बाद ही इसको राज्यसभा का नाम दिया गया। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद होना चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। अरे राज्यसभा की बात करते हैं, ब्रिटेन में राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यदि बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। राज्यसभा को सेनेट बोलते हैं। यदि लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है लोकसभा को। कहाँ पर? अमेरिका में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कहा जाता है। कई बार इनकी एज पूछी जाती है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, सबसे कम आयु 25 वर्ष है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष। यदि बात करते हैं कार्यकाल की, तो लोकसभा का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या है? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो हमारा क्या है? ए ऑप्शन है करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो देखते हैं स्वेज नहर के बारे में। देखो जैसे हमने ड्रॉ किया यूरोप, ये बना लिया हमने अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, और इनके पूरब में क्या है? इस तरीके से एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर क्या है वो देखते हैं, भूमध्य सागर। और यहाँ पर क्या है? ये लाल सागर है, लाल सागर। तो वह ऐसा कि यूरोप वासियों को जो भारत में व्यापार करना पड़ता था, वो इस तरीके से करना पड़ता था, और भारत में आने के लिए काफ़ी डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी। यदि यूरोप के निवासी इस तरह यदि भारत में आए व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पर क्या था? वे भूमध्य सागर को होकर आए। तो यहाँ पर एक स्थलीय मार्ग है जिसमें एशिया और अफ्रीका जुड़ा हुआ है, और उसके बाद लाल सागर आता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता था? यहाँ पर जलयान रोकना पड़ता था। जलयान रोककर माल को इस स्थलीय भाग से गुजार कर दूसरे जलयान में भरकर तब भारत ले जाना पड़ता था। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से ये यूरोप के वासी यहीं कोई व्यापार करना पसंद करते थे। लेकिन हुआ ऐसा, 1869 की घटना है कि एक नहर बनाई गई, जो स्थलीय भाग को काटकर बनाई गई। एक नहर का निर्माण किया गया। उस नहर को कहा गया स्वेज नहर। स्वेज नहर। और ये किसको जोड़ी? तो इसने जोड़ा लाल सागर को। ये लाल सागर नीचे किसके जोड़ा? भूमध्य सागर। तो लाल सागर भूमध्य सागर जोड़ते एक नहर का निर्माण किया गया 1869 में। इस नहर को कहा गया स्वेज नहर। और इसके जो इंजीनियर थे वो भी याद होना चाहिए, फर्डिनेंड थे। इंजीनियर कौन थे? फर्डिनेंड। कई बार पूछ जाता है स्वेज नहर के जो इंजीनियर थे वो कौन थे? फर्डिनेंड थे। इसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। और इसका कई बार स्वेज नहर का उत्तरी द्वार और दक्षिण द्वार भी पूछा जाता है। तो स्वेज नहर का उत्तरी द्वार कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में है, पोर्ट सईद। आपका रखना है पोर्ट सईद क्या है?
स्वेज नहर का उत्तरी द्वार है पोर्ट सईद। दक्षिण द्वार की बात करते हैं तो पोर्ट स्वेज लाल सागर में क्या है, स्वेज नहर का दक्षिणी द्वार है। स्वेज नहर का दक्षिणी द्वार पोर्ट स्वेज और स्वेज नहर का उत्तरी द्वार पोर्ट सईद ये है। तो जैसे ही इस नहर का निर्माण किया गया तो इसके बाद यूरोपियों ने व्यापार इस तरह करना प्रारंभ कर दिया था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि इस नहर के निर्माण से कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी, तो इस नहर के निर्माण से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो ये दूरी कम तय करनी पड़ती थी। तो क्वेश्चन है हमारा स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, समझ आए होंगे सभी बच्चों के। तो अब चलते आगे अपने क्वेश्चन लेकर, और हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट, इवानोव किस शहर का मैनचेस्टर कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनचेस्टर होता क्या है। तो मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जो सूती वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक ब्रिटेन का शहर है जो सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसे ही मैनचेस्टर को एक उपनाम दिया जाता है, जैसे जापान में दे दिया, भारत में दे दिया, चीन में दे दिया, अन्य देशों में दे दिया। वो उपनाम क्या है, जैसे भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, अहमदाबाद। तो इसको हमने उपनाम दे दिया भारत का अहमदाबाद और भारत का मैनचेस्टर। क्या नाम दे दिया, भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद। तो जहाँ जहाँ जिस देश में सूती वस्त्र का एक बड़ा केंद्र है उसको एक उपनाम दे दिया जाता है मैनचेस्टर। वैसे मैनचेस्टर क्या है, ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध शहर है। यदि बात करें जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका। आ सकता है एग्जाम में कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका। चीन का मैनचेस्टर क्या कहलाता है, संघाई। तो चीन के मैनचेस्टर को जो चीन का मैनचेस्टर है वो कहाँ स्थित है, संघाई में स्थित है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्वेश्चन है हमारा, इवानोव किस देश का मैनचेस्टर है। जो इवानोव है रूस का मैनचेस्टर है। रूस में एक प्रसिद्ध शहर है इवानोव जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसको कहते हैं रूस का मैनचेस्टर, इवानोव शहर को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, नोट करना। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो सबसे पहले यूरेनियम के बारे में देखते हैं, यूरेनियम क्या है। तो यूरेनियम को यू से हम प्रदर्शित करते हैं। संकेत क्या है, यूरेनियम का यू है। यूरेनियम एक पीली धातु है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, येलो केक या पीला केक किसे कहते हैं। पीला केक किसे कहते हैं या येलो केक किसे कहते हैं। यूरेनियम को बोलते हैं येलो केक या पीला केक, क्योंकि यूरेनियम पीली धातु है। ये क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पीली धातु क्या है या पीला केक क्या है। और इसकी बात करते आगे, यूरेनियम क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी का रेडियोधर्मी तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी का रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम। और आगे भी बात करते हैं इसके अयस्क की। तो यूरेनियम का जो अयस्क होता है सभी बच्चों को पता होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम में, पिच ब्लेंड। यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है पिच ब्लेंड। यदि बात करते हैं यूरेनियम के उत्पादक देशों की, तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान के बाद दूसरा सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो कनाडा करता है। और तीसरे की बात करते हैं, तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं यूरेनियम के। यूरेनियम एक धातु है जो रेडियोधर्मी एक्टिनाइड श्रेणी तत्व में आती है।
और एस क्या है, पिचब्लेंड। और हमसे क्वेश्चन किया गया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो हमारा आंसर क्या है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हम चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखो, जो हम कार्यपालिका को देखते हैं विश्व स्तर पर, तो हमें कार्यपालिका के 3 रूप देखने को मिलते हैं। वे 3 रूप क्या है, एक तो संसदीय सरकार, एक हमें देखने को मिलता है अध्यात्मात्मक सरकार का रूप देखने को मिलता है, और एक हमें रूप देखने को मिलता है सामूहिक सरकार का। यदि हम बात करें संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार या इसको कैबिनेट सरकार का दर्जा भी दिया जाता है। उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट सरकार का दर्जा भी इसको हमें देते हैं। यदि आगे चले अध्यात्मात्मक सरकार की बात करें तो इसको गैर उत्तरदायी सरकार या एकल सरकार का दर्जा देते हैं। क्योंकि एकल सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सरकार की शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में निहित होती है, वो व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तो जिस देश में राष्ट्रपति के हाथों में जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होती है, वो देश कहलाते हैं अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली वाला देश। और ऐसा देश कौन सा है, अमेरिका। ऐसा देश है अमेरिका जिसमें क्या है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका के साथ साथ रूस और रूस के साथ साथ इसमें कई देश आते हैं, जैसे हम देखते हैं रूस, ब्राज़ील, श्रीलंका आदि कर लेंगे। ब्राज़ील, श्रीलंका। देखो, अध्यात्मात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार या एकल सरकार कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, वो एक ही होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और अमेरिका, रूस जैसे देशों ने इसको अपनाया है। जैसे हम बात करते हैं संसदीय सरकार की, तो संसद सरकार में 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक अध्यक्ष कहलाता है, और राष्ट्रपति कहलाता है सिर्फ अध्यक्ष। राष्ट्रपति के हाथों में क्या है, कार्यपालिका शक्ति निहित है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथों में निहित है, प्रधानमंत्री के हाथों में निहित है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति के हाथों में सरकार होती है। यदि बात करें सामूहिक सरकार की, तो यहाँ पर एक समूह के हाथों में शक्ति निहित होती है। तो इसको सामूहिक सरकार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एक समूह के हाथों में शक्ति निहित होती है। और ऐसी जो व्यवस्था को अपनाया है वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने इस व्यवस्था को अपनाया है। यदि बात करते हैं संसदीय सरकार की, तो इस व्यवस्था को भारत, ब्रिटेन जैसे देशों ने अपनाया है। तो हमसे एक क्वेश्चन किया गया है कि जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली होती है वो कैसी कार्यपालिका का आधार है। तो एकल कार्यपालिका या गैर उत्तरदायी सरकार का उदाहरण होती है। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में एग्जाम में आया हुआ, और सभी फैक्ट इस संबंध में मैंने आपको रिवाइज करा दिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो वो अकबर ने स्वयं मारा था अदम खां को। तो वो अदम खां को अकबर ने क्यों मारा। जो अदम खां था, अदम खां अकबर की दाई माँ महाम अनगा का पुत्र था। महाम अनगा का पुत्र था।
और अकबर ने महम अनगा यानी कि अपनी दाई माँ के पुत्र को अदम खां को अपना सिपह सलाहकार नियुक्त किया था। सिपह सलाहकार नियुक्त किया था। अकबर ने सिपह सलाहकार नियुक्त किया था। अकबर का सिपह सलाहकार था अदम खां। तो क्या हुआ, जो अदम खां था, अदम खां ने दूसरे सिपह सलार को जो अतगा खां था, अतगा खां, तो दूसरे सिपह सलार अतगा खां को मार दिया था। अदम खां ने दूसरे सिपह सलार अतगा खां की हत्या कर दी, जिसके जुर्म में अदम खां को अकबर ने आगरा के लाल किले से गिरा दिया था। तो आगरा के लाल किले से गिरने के कारण अदम खां की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद अदम खां को दिल्ली में दफनाया गया। यदि कहीं पर क्वेश्चन आता है कि अदम खां का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। और जैसे अदम खां की मृत्यु होती है तो मृत्यु के दुख में इनकी माता महम अनगा का भी 40 दिन बाद देहांत हो जाता है। तो इनकी माता महम अनगा को भी दिल्ली में ही इन्हीं के मकबरे में दफनाया जाता है। तो अदम खां और महम अनगा दोनों को दिल्ली में एक ही मकबरे में दफनाया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, समझ आया होगा अदम खां, अतगा खां, महम अनगा और इनके मकबरे के बारे में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संतों से। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भक्ति संतों से और हार्ड भी बनते हैं। तो इनका क्या क्वेश्चन किया गया है, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। काल अनुक्रम मतलब समय के अनुसार इनको सजाइए। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कबीर की, तो जो कबीर का जन्म हुआ था 1440 में हुआ था और 1510 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो कबीर की बात करते हैं, कबीर का जन्म 1440 में, मृत्यु 1510 में हुई थी। और जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से इनको त्याग दिया था। और त्यागने के बाद इनका जो पालन पोषण किया था कबीर का जुल्हाओं ने किया था। नीरू और नीमा दो पति पत्नी थे, जुल्हा दंपति थे। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया और कबीर ने जो साखी शब्द रामायणी की रचना की और उसके साथ साथ इनकी भाषा साधुकड़ी रही। और सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कबीर से कि कबीर किसके समकालीन थे। तो कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कहीं पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कबीर किसके समकालीन थे, तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था और 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु करतारपुर में हुई थी। जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर इनका गुरु नानक का जन्म हुआ था। और तलवंडी में ननकाना साहिब की स्थापना की गई है। और इनकी माता तृष्णा और पिता कालूराम थे। और जो गुरु नानक थे इन्होंने क्या किया था, पंजाब में सिख धर्म की स्थापना की थी। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने, गुरु नानक ने। तो आगे चलते हैं, चैतन्य के बारे में देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था बंगाल में हुआ था 1486 में और 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो वास्तविक नाम है कई बार एग्जाम में आ चुका है, वास्तविक नाम विशंबर। जो इनका वास्तविक नाम है वो क्या है, विशंबर है। विशंबर वास्तविक नाम क्या है, विशंबर है। और इनके पिता जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी थी। और अब बात करते हैं मीराबाई की। मीरा
मीराबाई, जो मीराबाई का जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था, 1498 में जन्म हुआ था और 1546 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था वो मेड़ता ज़िले में हुआ था, राजस्थान में। और इनके पिता जो थे रतन सिंह राठौर थे और इनका जो पति था जिनसे इनका विवाह हुआ था भोजराज थे। और ये भोज जो राज थे ये कौन थे? राजा जो राणा सांगा थे उनके पुत्र थे। राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये पति थे, पति भोजराज क्या थे? पति थे मीराबाई की। और मीराबाई आपको पता होगा कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिता दिया था। तो देखते हैं इनका कालक्रम। सबसे पहले कबीर का जन्म हुआ 1440 में, उसके बाद गुरु नानक का 1469 में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का 1486 में, और उसके बाद मीराबाई का 1498 में मेड़ता ज़िले में हुआ था, राजस्थान के। तो सही क्रम क्या है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, पहले ऑप्शन सही है। तो ये क्या है? भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है भक्ति आंदोलन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 के की, तो इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और से बच्चों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। यदि बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, 52 की, तो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की, 54 की, तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन की बात कही गई है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंदरगाहों से है और पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो बात करते हैं कि भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 है। क्वेश्चन आता है बड़े बंदरगाहों से, तो भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 है। यदि छोटे बंदरगाहों की बात करते हैं तो छोटे बंदरगाह कितने हैं भारत में? तो छोटे बंदरगाहों की संख्या भारत में लगभग 200। और हमसे किया गया है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी ये रही, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा बंदरगाह है। तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, जिसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जिसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। और इसका नाम भी बदल दिया गया है कांडला बंदरगाह का। इसका जो वर्तमान में नाम है दीन दयाल बंदरगाह। क्या नाम है? दीन दयाल बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। सही आंसर क्या है? कांडला। यदि हम बात करते हैं कोचीन, तो कोचीन अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। राज्य की बात करते हैं तो राज्य क्या है? केरल। केरल राज्य में स्थित है कोचीन बंदरगाह अरब सागर में। यदि बात करते हैं हल्दिया, तो हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। अधिक बात करते हैं किस खाड़ी में पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि बात करते हैं बंदरगाह की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है विशाखापत्तनम। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। एक बंदरगाह पड़ता है तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो बंदरगाह माना जाता है वो चेन्नई बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह। और एक अक्सर अगर एग्जाम में आता है छोटा बंदरगाह दहेज हो जाता है। जो छोटा बंदरगाह है दहेज, ये किस राज्य में स्थित है, कैसा बंदरगाह है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दहेज बंदरगाह ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। तो गुजरात में स्थित है दहेज बंदरगाह। और सबसे पहला भारत का कैसा बंदरगाह है, रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया बंदरगाह। रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया भारत का प्रथम बंदरगाह है दहेज बंदरगाह। इसको रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। गुजरात में स्थित है और सबसे पहले जो भारत में स्थापित किया गया था, किसके लिए किया गया था, रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया जाने वाला भारत का सबसे पहला बंदरगाह है दहेज बंदरगाह। तो अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 238। में है, यदि एक सांसद संसद सदस्य के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो यदि एक संसद सदस्य अयोग्य होता है तो उसका निर्णय कौन लेता है, निर्वाचन जो हमारा आयोग है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कौन लेता है, राष्ट्रपति निर्णय लेता है। जब निर्वाचन आयोग जांच कर लेता है तो निर्णय लेता है अयोग्यता का राष्ट्रपति। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दल बदल को लेकर। यदि सांसद दल बदल के द्वारा अयोग्य होता है, दल बदल के द्वारा अयोग्य होता है, समझना, दल बदल, मैंने कहा है दल बदल के द्वारा यदि अयोग्य होता है तो इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। यदि वो अयोग्य होता है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। यदि वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता होता है तो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो सही आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा नहीं, चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 239 में कहा गया है, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पौधे नमकीन मिट्टी में, नमकीन जल में उगते हैं उनको बोलते हैं हम हैलोफाइट। क्या बोलते हैं उनको, हैलोफाइट। तो सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यदि बात करते हैं ए ऑप्शन की, जीरोफाइट, ये इनको बोलते हैं मरूदभिद, मरूदभिद कहते हैं। और मरूदभिद ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं सूक्ष्मतम, जहाँ पानी की कमी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। तो मरुस्थल में उगते मरूदभिद पौधे, पानी कमी में उगने वाले पौधे मरूदभिद, ये इंग्लिश में को आप जीरोफाइट्स होते हैं। मरूदभिद पौधों की विशेषता की बात करते हैं तो मरूदभिद पौधे की जो जड़ें होती है वो जड़ें काफ़ी विकसित होती है। सबसे ज़्यादा विकसित जड़ें मरूदभिद जीरोफाइट्स पौधों में पाई जाती है। कारण क्या है, क्योंकि जो इनकी जड़ें होती है वो पानी की खोज में काफ़ी गहराई तक चली जाती है, इस वजह से जड़ तंत्र काफ़ी विकसित इनका मिलता है। जो मरूदभिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स पौधे होते हैं, इनकी पत्ती नकुली होती है और नकुली होने के कारण छोटी भी पत्ती इनकी होती है। तो तने की बात करते हैं, तना इनका मतलब जो होता है वो काष्ठयुक्त होता है, कठोर होता है। इनका जो तना होता है काष्ठयुक्त और कठोर पाया जाता है। हाइड्रोफाइट से यदि बात करते हैं, हाइड्रोफाइट से जिसको कह देते हैं जलोदभिद,
जलोदभिद। और जलोदभिद ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं। जल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है जलोदभिद। और जलोदभिद पौधों में जड़ तंत्र बहुत कम विकसित होता है। सबसे कम जो जड़ तंत्र पाया जाता है वो हाइड्रोफाइट्स या को जलोदभिद पौधों में पाया जाता है। जलोदभिद पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे, हेलोफाइट्स नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे, हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वैसे जीरोफाइट्स, कई बार एग्जाम में आता है कि कैसे पौधे होते हैं मरुस्थल में उगने वाले। और जड़ तंत्र काफ़ी विकसित होता है, पत्ती छोटी और नुकीली होती है कांटेनुमा आकार में, और तना काष्ठयुक्त कठोर तना इनमें पाया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, जो आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध 22 जून 1941 को ऑपरेशन बारबारोसा प्रारंभ किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व भूगोल से पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध घटना का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। तो रूस जो देश था उसको भय था कि कहीं जर्मनी उस पर अटैक ना कर दे। तो रूस ने इसी भय से 1939 में जर्मनी के साथ एक संधि की। और वो संधि क्या थी? जो जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी संधि, मोनोटॉप रिवेंटॉप ट्रीटी। मोनोटॉप रिवेंटॉफ ट्रीटी। तो इस संधि के तहत दोनों देशों में समझौता हो गया कि ना तो जर्मनी रूस पर अटैक करना और ना ही रूस जर्मनी पर अटैक करेगा। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, संधि हो गई। लेकिन जो हिटलर था जैसे जैसे जीतने लगा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसकी लालसा बढ़ने लगी। तो उसने 1941 में 22 जून 1941 में क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बारबारोसा। ऑपरेशन बारबारोसा। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि रूस पर कब्जा करना। तो जर्मनी ने संधि को तोड़कर 1941 में, हिटलर शासक था जर्मनी का, तानाशाह था, और क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन बारबारोसा। लगभग 3 लाख सैनिक एकदम रूस में उतार दिए। तोपे और अपनी फोर्स जितने भी हथियार थे रूस ने अपने सभी, उस जर्मनी ने अपने सभी यूज किए और ऑपरेशन चलाया बारबारोसा। 3 लाख करीब सेना भेजी गई जर्मनी द्वारा, एकदम रूस पर अटैक कर दिया गया। तो इसका उद्देश्य था ऑपरेशन बारबारोसा का कि रूस पर कब्जा करना, और सर्दी आने से पहले पहले ही कब्जा करने का उद्देश्य था। यदि सर्दी आ गई तो बर्फ़ पड़नी प्रारंभ हो जाएगी और जो उनके हथियार है, सेना है, वो बर्फ़ में दबकर मर जाएगी। तो इनका उद्देश्य था ऑपरेशन बारबारोसा का कि बहुत कम समय में ही रूस पर कब्जा करना था। तो एकदम अटैक हो जाता है रूस पर। तो रूस को इस अटैक की कोई संभावना भी नहीं होती, लेकिन एकदम अटैक होता है। तो रूस भी अपनी कुछ सेना भेजता है इनके टक्कर लेने के लिए, लेकिन रूस नाकाम रहता है। और रूस का अब एक ही उद्देश्य होता है कि किसी न किसी तरीके से सर्दी आने तक जर्मनी की सेना को रोका जाए। तो रूस देश जर्मनी की सेना को रोकने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही सर्दी प्रारंभ होती है तो जर्मनी की सेना बर्फ़ के नीचे दबकर मरने लगती है। उनकी जो तोपें होती है बर्फ़ में दब जाती है। तो रूस का जो मिशन था वो कामयाब हो जाता है, जर्मनी को पीछे हटना पड़ता है। और इसी दौरान रूस का समर्थन करने अमेरिका और ब्रिटेन भी आ जाता है, और अमेरिका, ब्रिटेन और रूस तीनों मिलकर जर्मनी को रूस से बाहर कर देते हैं। तो ये था ऑपरेशन बारबारोसा, जो हिटलर का ऑपरेशन था और असफल रहा था। तो जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध किया था? तो सोवियत संघ के विरुद्ध किया था, मतलब रूस के विरुद्ध किया था ये ऑपरेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब देखते हैं उन 5 क्वेश्चनों को जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव मंदिर, 64, योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त मंदिर? तो आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, मस्तिष्क, कान या वृक्क? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, तो कब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य घटाता है? अवमूल्यन का मतलब होता है मुद्रा का मूल्य कम करना। तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, आयातित वस्तुओं की लागत को ठीक करने के लिए, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट्स में देना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे साथ ही कंप्लीट, जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। लास्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश? तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।